हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है। आप किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट के वीडियोस यहाँ पर निःशुल्क देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। तो इसी तरीके से आज का जो हम वीडियो लेकर आए हैं क्लास 12 का, ये भी आपके लिए 100% फ्री ही है। आज का वीडियो है क्लास 12 की हिंदी इलेक्टिव की बुक है अंतरा भाग 2, उसके कविता खंड के ये आधुनिक कवियों का जो चैप्टर है वो है बसंत आया तोड़ो। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ। तो आप सभी को पता है क्लास 12 में हमारे 2 कोर्स चलते हैं, कोर और इलेक्टिव। इसमें हमारे इलेक्टिव में 2 बुक चलती हैं, आपकी अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2। इसके अलावा एक बुक और है, वो है अभिव्यक्ति और माध्यम की बुक, जो हमारी कोर और इलेक्टिव में कंबाइंड रूप से चलती है। तो बेसिकली 3 बुक्स चलती हैं। आज हम अपनी पहली बुक आरोह भाग 2 के कविता खंड, यानी कि ये जो बुक है 2 खंडों में विभक्त है, कविता खंड और गद्य खंड, यानी काव्य खंड और गद्य खंड। इसके काव्य खंड में भी कवियों के हिसाब से विभाजन किया गया है, आधुनिक कवि और प्राचीन कवि। तो आज आधुनिक कवि हमारे हैं, उनकी हम कविता को पढ़ रहे हैं। तो आज हमारे बीच जो कवि हैं वो हैं रघुवीर सहाय जी। उनकी 2 कविताएं हमारे बीच प्रस्तुत हैं, बसंत आया और तोड़ो। इस कविता का डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, साथ ही साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और आपके कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, टेस्ट पेपर सभी कुछ कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे ही क्वेश्चन जो यहाँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये सब्जेक्टिव यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न हैं। इनको हम डिटेल से, क्योंकि वर्णनात्मक प्रश्न करते समय हमें बहुत सतर्क रहना है कि हमें सारी कविताएं जो हमारे सामने प्रस्तुत है वो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ 2 कविताएं हैं, एक है बसंत आया और तोड़ो, कि जब बसंत आता है तो किस किस तरीके से प्रकृति में बदलाव है, कैसे हमें जानकारी होती है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बताई गई हैं। दूसरी उसी तरीके से तोड़ो कविता के माध्यम से कवि ने हमें क्या बताया था कि हमारे मन के अंदर की जो ऊब है, खीज है, उन सभी को हमें हटाना है, तभी हम नई सृजन कार्य कर सकते हैं। तो अब इन दोनों कविता पे आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बसंत आया कविता में रंग रस दिखावेंगे पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है। इन पंक्तियों के माध्यम से वो हमारे सामने क्या चीज पूछ रहे हैं या कहना चाह रहे हैं। कवि का कहना चाहते हैं कि विभिन्न प्रकार के फूलों एवं फलों के रंग रस एवं गंध से आकर्षित होकर कोयल मीठे फलों को खाकर तथा उनकी सुगंध से और भौरे उन फूलों का रस पीकर मस्त होकर अपने अपने कार्य करेंगे। यानी कि जब वसंत आता है तो चारों तरफ प्रकृति में बहुत तरह तरह के फूल खिल जाते हैं, फल आ जाते हैं। तो इन फलों और फूलों की जो सुगंध होती है, इनसे आकर्षित होकर भौरे और कोयलें भी आती हैं। अब क्या होता है, भंवरे फूलों के ऊपर मंडराते हैं, उनके रसास्वादन करते हैं, और जो कोयलें होती हैं उन मीठे फलों को खाती हैं। अब उनको खाने के बाद जो है वो मस्त हो जाते हैं, और मस्त होने के बाद जो उनका गायन होता है वो हमको मदमस्त करता है। तो अर्थात क्या है, प्रकृति में सभी अपने अपने कार्यों में लग गए हैं, चाहे फूल हो, फल हो, पशु हो, पक्षी हो या हम हो। कोयल पंचम स्वर में रागनी छेड़ेगी, जाहिर सी बात है जब वो बहुत खुश होती है तो बहुत मीठा गायन करेगी। भौरे गुंजार करेंगे, जिससे वे नंदन वन यानी आनंदमय वन यशस्वी होंगे। अर्थात ये जो सारे वन हैं ये सही में जीवित हो जाएंगे। जो अभी तक शांत थे वो क्या होगा, वो गुंजायमान हो जाएंगे इन सभी की आवाजों से। दूसरा प्रश्न है, कवि ने अभी तक क्या नहीं जाना था। वो क्या चीज अभी तक नहीं जान पाए थे, क्या नहीं समझ पाए थे। तो उन्होंने अभी तक जो चीजें पढ़ी थी, समझी थी, उनका अनुभव नहीं किया था उन्होंने, जो अब वो कर रहे हैं। कवि ने कविताओं में पढ़कर तथा अनुभवों से बसंत के आगमन पर होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को जान लिया था। जैसे कि क्या होता है, जो है वो ढाक के जंगल दहकेंगे, ठंडी हवा के बीच गर्म हवा के झोंके आएंगे, पत्ते पीले होकर गिरेंगे, चुरमुराएंगे। ये सारी चीजें प्राकृतिक जो परिवर्तन होते हैं, ये सब हमारे कवि ने किताबों में पढ़े थे। तो ये सारी चीजों को उन्होंने अनुभव नहीं किया था,
लेकिन उन्होंने अभी तक ये जाना नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब बसंत की पहचान इस प्रकार होगी जैसे आज इस दिन सामान्य दिन कैलेंडर पतझड़ व दफ्तर की छुट्टी से वसंत का ज्ञान हुआ। अर्थात वो अभी तक जो है वसंत के आगमन का ज्ञान कैसे करते थे, ये प्राकृतिक जो जितने परिवर्तन होते थे इन्हें उन्होंने किताबों में पढ़ा था। तो ये सारी चीजें वो समझ जाते थे कि हाँ भाई वसंत आ गया, प्रकृति में ये सारे बदलाव हो गए। तो आप अभी भी अगर देखो ना तो लोग कैलेंडर के हिसाब, हम लोग जैसे हम लोग हैं, हम लोग प्रकृति के इन सारे परिवर्तनों को समझ नहीं पाते, लेकिन पुराने लोगों में जाइए आप, दादी हैं, नानी हैं, इन सब के पास जाइए तो वो प्रकृति में हो रहे बदलाव को देख कर ही आपको बता देंगे कि ये मौसम आने वाला है, ये ऋतु आने वाली है, या ये समय ऐसा है, या कुछ भी वो चीजें प्रकृति को देखकर बता देती हैं। लेकिन हम लोगों के पास इस अनुभवों की कमी है, तो हम क्या करते हैं, हम कैलेंडर में देखते हैं। अब जैसे वसंत का आगमन हमें कैसे पसंद पड़ता है, वसंत जो है पंचमी से पता चलता है, 5वीं तारीख से, बसंत ऋतु की 5वीं तारीख से पता चलता है कि वसंत का आगमन हो गया। तो उस दिन से हमें इस चीज का अंदाजा हो जाता है। तो हमें कैसे नॉलेज हुई, हमें कैलेंडर से नॉलेज हुई, जबकि बड़ाई बुजुर्ग जो हैं वो प्रकृति के अनुभवों को देखकर बता देते हैं कि प्रकृति में बदलाव हुआ। तो इस तरीके से हमारे कवि ने क्या जाना कि हम पहले ये प्रकृति के बदलाव अनुभव करके पहचानते थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि अब हम कैलेंडर के जरिए ये चीजें जानेंगे कि फला दिन जो है वो बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। प्रश्न संख्या 3 है, वसंत पंचमी का त्योहार किस मास की किस तिथि को होता है। अब देखिए मास अलग होता है, ऋतु अलग होती है, तो ध्यान रखिएगा। बसंत पंचमी का त्योहार माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होता है। तो आपको पता है कि ये अब ये चीजें क्या हैं, आपको नॉलेज करनी है, तो आप कोई भी कैलेंडर लीजिएगा, हम आधुनिक कैलेंडर नहीं कहेंगे, जो पुराने जो कैलेंडर जिसमें आपको हिंदी में तारीखें और क्या कहते हैं आपको मास वगैरह लिखे दिखे मिलेंगे, तो उसमें आप शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष आप समझ जाओगे क्या है। और प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं 11 और एकादशी द्वादशी त्रयोदशी और फिर आपका चतुर्दशी और फिर पूर्णिमा या अमावस पड़ती है। तो इस तरीके से 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है और 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है, उसी के हिसाब से होता है। तो त्योहार माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तारीख को बसंत पंचमी मनाई जाती है। तो ये अब आपके लिए एक टास्क है कि आप कैलेंडर में देखकर ये सारी चीजों को समझो क्या है, और अगर समझ में नहीं आता है तो अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से आप पूछ सकते हो, और नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में इसे आप जरूर लिखिएगा। तो मैं इसके लिए आपके लिए जरूर एक शॉर्ट लेकर आऊंगी कि ये कैसे कैसे मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, वसंत पंचमी का भारतीय जीवन में क्या महत्व है। जब ये बसंत पंचमी मनाया जाता है तो इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, आपको ये बताना। देखिए बसंत पंचमी के त्योहार के दिन क्या होता है, हम लोग पीले पीले वस्त्र पहनते हैं, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। उस दिन विद्या पूजा जाती है। हम लोग जो पढ़ाई लिखाई कॉपी वगैरह करते हैं ना, उस दिन जो है माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। तो वो हमारे लिए बहुत ही अहम है। देखिए क्या है, बसंत पंचमी वसंत के आगमन की सूचना देती है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा भी की जाती है। भारतीय प्राचीन शिक्षण परंपरा में गुरुकुलों का नया शिक्षण सत्र इसी तिथि से प्रारंभ होता था। पहले क्या हुआ करता था कि बच्चे जो हैं वो गुरुकुल में जाकर पढ़ा करते थे। पहले एक आश्रम हुआ करता, जैसे आपने रामायण में देखा है कि उसमें क्या हुआ था, राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी चले गए थे जो है गुरु वशिष्ठ के आश्रम में, वहाँ पर बैठ रहकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी सारी, काफ़ी टाइम तक रहे थे। तो उस दिन जो किसी भी नए सत्र का प्रारंभ बसंत पंचमी के दिन ही किया जाता था। जैसे आजकल हम लोग के यहाँ क्या एजुकेशन जो नया सेशन स्टार्ट होता है वो क्या होता है, हम लोग मार्च से शुरू करते हैं, लेकिन वे उसी दिन शुरू होता था जिस दिन बसंत पंचमी हुआ करती थी। इस दिन नए छात्रों को यज्ञोपति की भी धारण कराया जाता है। जो नए होते हैं यज्ञोपति यानी कि जो लोग जनेऊ धारण करते हैं वो भी धारण करने का कार्य कराया जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, वसंत आया शीर्षक कविता के आधार पर प्रतिपादित कीजिए कि कवि ने मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य किया है। अब आपको ये बताना है कि इस कविता के माध्यम से हमारे आधुनिक होते जाती जीवन शैली पर उन्होंने व्यंग्य किया है।
एकदम सटीक व्यंग किया है। किस तरीके से किया है? उन्होंने ये बताया कि जब वसंत पंचमी आती थी तो हम लोग प्रकृति में आ रहे जितने भी चेंजेस होते थे उनसे ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेते थे कि भाई ये मौसम आ रहा है या ये ऋतु आ रही है या ये मास शुरू हो रहा है, ये चीज़ें हमें प्रकृति में आए बदलावों से पता चल जाता था। लेकिन आजकल के लोग क्या है, इतने ज़्यादा आधुनिक हो गए, मतलब हमारा जीवन इतना तेज रफ्तार गति से चलने लगा है कि हम इन प्रकृति में हो रहे बदलावों को महसूस ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम प्रकृति के साथ इतना समय व्यतीत ही नहीं करते कि हम उनके आ रहे बदलावों को समझ भी पाएं। तो हम अगर किसी चीज़ को जान या समझ पाते हैं तो कैसे हम कैलेंडर को देखकर जान या समझ पाते हैं? कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि अरे हाँ ये बदलाव हो रहे हैं या वो बदलाव हो रहे हैं, तब हम समझ पाते हैं। तो ये हमारे पाश्चात्य संस्कृति में बढ़ते और आधुनिक होते तेज रफ्तार जिंदगी के ऊपर कवि ने सीधे सीधे व्यंग किया है कि अब लोग कैलेंडर को देखकर मौसम में ऋतुओं का अंदाजा लगाते हैं। वसंत आया शीर्षक कविता में कवि ने मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग किया है। सभ्यता तथा संस्कृति विकास के साथ साथ मनुष्य का प्रकृति से संबंध टूटता गया है। जाहिर सी बात है, हम जैसे जैसे आधुनिक होते जा रहे हैं प्रकृति के साथ हमारा संबंध टूटता जा रहा है। हम समझ ही नहीं पाते क्या चीजें कैसे हो रही हैं। शहरीकरण की प्रक्रिया, जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण वनों का क्षय, आधुनिक भौतिकवादी विचारधारा, वैज्ञानिक यंत्रों से प्रदत्त कृत्रिम जीवन चर्या, चार दीवारी में सिमटती हुई मानवीय जिंदगी ने अपनी उसकी प्रकृति और प्राकृतिक परिवर्तनों से वसंत सूचना पाने की संवेदना को खत्म कर दिया है। मैंने बहुत लंबा वाक्य पढ़ दिया, आपको पहले इसको समझा देती हूँ वाक्य क्या है। देखिए, शहरीकरण की प्रक्रिया, यहाँ पर क्या हो रहा है, हम शहरों में बंधते जा रहे हैं, गांवों से हमारा टच छूट जाता है। अब गांवों में बहुत सारी चीजें अभी भी होती हैं जो आज हम समझ ही नहीं पाएंगे। जनसंख्या बढ़ रहा है, इसका एक प्रेशर है, वन काटे जा रहे हैं, आधुनिक भौतिकवादी यानी कि हम बहुत ही ज्यादा मॉडर्न हो रहे हैं और प्रैक्टिकल हो रहे हैं। प्रैक्टिकल इतना हम होते जा रहे हैं कि नेचुरल चीजों से हम बहुत हद तक दूर होते जा रहे हैं। वैज्ञानिक यंत्रों से प्रदत्त कृत्रिम दिनचर्या चार दीवारी में, यानी कि जो इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है उसकी वजह से हम क्या हुए हैं, हमारा जीवन सुविधाजनक तो हुआ है मगर हम चार दीवारी के अंदर कैद हो गए हैं। हमें दुनिया के बारे में जानना है, हमें सुख सुविधाएं सभी कुछ हमें चार दीवारी के अंदर मिल रही है। हम प्रकृति के टच में ही नहीं जा पाते क्योंकि सभी चीज़ें हमें एक अंदर मिल जाती हैं। तो इन सभी के कारण हम प्रकृति और प्राकृतिक परिवर्तनों की सूचना पाने वाली संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। यानी कि जब हम इतना ज़्यादा हम तकनीकी के प्रभाव में आ गए हैं कि जिसके कारण प्रकृति में क्या बदलाव हो रहा है। जब हम घर के अंदर कैद रहेंगे तो बाहर क्या हो रहा है हमें पता चलेगा। आज गर्मी है, हम एसी में बैठे हैं, बारिश है, हम चुपचाप अंदर बैठे हैं, ठंड है, हम अंदर हीटर जला के बैठे। अरे बाहर निकलिए, प्रकृति का मजा लीजिए, तभी तो आप प्रकृति के बदलावों को महसूस कर पाएंगे और उन बदलावों को जान पाएंगे। तो हम इस तरीके से एक तरीके से प्रकृति से कट गए हैं इस आधुनिकीकरण के कारण। कैलेंडर की तारीख से एवं कार्यालय में बसंत के आगमन के कारण हुए अवकाश से लोगों को पता चलता है कि बसंत आ गया है। आजकल के लोगों को पता चलता है ना कि भाई फला दिन हॉलीडे है। अब हॉलीडे है यानी कि हमें अपने काम से छुट्टी है। अब क्यों हॉलीडे है, तब हमें पता चलता है बसंत पंचमी है यानी कि बसंत ऋतु का आगमन हो गया। हम इसलिए नहीं हम जान पा रहे हैं कि प्रकृति में क्या हमें छुट्टी मिली है, क्यों छुट्टी मिली है, उसके क्या कारण है, उससे हम पता चलता है कि हमको जो है बसंत ऋतु आई है। यह सच ही एक विडंबना है और यही आधुनिक जीवन शैली पर एक व्यंग है। और ये एक्चुअल में सच है। आप देखो, हम लोग सही ऐसे हम लोग ऋतुओं में हो रहे परिवर्तनों को नहीं समझ पाते हैं और ये सब चीजें हम कैसे जानते हैं, कैलेंडर के जरिए जानते हैं। प्रश्न संख्या 6 है। यहाँ पर हमारे सामने एक काव्यांश है जिसका भाव सौंदर्य हमको लिखना है। ध्यान रखिए, भाव सौंदर्य लिखना है। पहले तो हम पंक्तियों को पढ़ते हैं। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कुहकी। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई फिरकी से आई चली गई। तो अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हमारे जो कवि हैं वो सुबह सुबह वॉक पर निकले हैं।
मॉर्निंग वॉक करते ना, हमारे कवि वॉक पर निकले। अब उसी समय क्या हुआ कि एक अशोक का पेड़ था, उस पर एक चिड़िया जो है वो कूकी, और उसके कूकने की आवाज इतनी प्यारी थी जैसे लगता है कि वो अपने बड़े भाई को दादा कहकर बुला रही हो। दा यानी कि जो बड़ा भाई होता है उसको दा कहते हैं। तो वो उसके कूकने से ऐसा अंदाजा लगा जैसे कि वो मुझे बड़ा भाई दा कहकर बुला रही हो। कोई चिड़िया कूकी, चलती सड़क के किनारे। अब मैं चल रहा था, सड़क के किनारे था, लाल बजरी बिछी हुई थी सड़क के किनारे। पहले, अभी आजकल तो फुटपाथ पड़ गए, लेकिन पहले क्या होता था, लाल रंग की बजरी बिछी रहती थी जिससे जो रोड है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती थी, वो अपनी जगह स्टक रहती थी। तो वो लाल बजरी पर चुरमुराए पत्ते, चुरमुराए पत्ते यानी कि जो यहाँ पे दिया ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बेड़े पेराए पत्ते, ऊंचे ऊंचे जो पेड़ थे उनसे पीले होके पत्ते गिर गए, गिर के नीचे सूख गए, और सूखे हुए पत्तों पर जब मेरा पैर पड़ा तो वो कैसे चुरमुराई सी आवाज आई। अब ये तो उन्होंने बताया कि ये चीज हुआ। फिर उसी के साथ जो हवा चल रही थी उसके बारे में उन्होंने क्या बताया। जो हवा चल रही थी, जब वसंत ऋतु आती है तो सुबह सुबह मौसम बड़ा ठंडा रहता है, क्योंकि ठंड के बाद, शरद ऋतु के बाद वसंत ऋतु आती है, तो उस समय क्या होता है, ठंडे से थोड़ी गर्माहट शुरू होती है। तो मौसम सुबह का बड़ा ठंडा रहता है, उसी बीच में थोड़े थोड़े गरम गरम हवा के झोंके भी आते हैं। सुबह ठंडा है और गर्म, तो उससे ऐसा लगता है कि जैसे कोई स्त्री जो है वो सुबह सुबह नहा के आई हो और जो है वो पास से गुजरी है, तो एकदम से गर्म हवा का झोंका आया, तो वो जैसे फिरकी की तरह वो हवा हमारे साथ घूम गई। यानी कि ठंडी हवा के साथ जो है वो गर्म हवा का घूमना उन्होंने इतना बढ़िया मानवीयकरण स्त्री के नहा के आने के रूप में कर दिया। तो ये इस पंक्ति का भाव था। अब इसको आप कैसे लिखोगे, अच्छा अभी और आगे है, ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि वसंत आया। तो कवि कह रहे हैं कि जिस तरीके से मैं चल रहा था तब मैंने इस प्राकृतिक परिवर्तन के कारण मैं जान पाया कि वसंत आ गया है। और यह कैलेंडर से मालूम था अमुक दिन अमुक वार मदन महीने कि वो होवेगी पंचमी, दफ्तर में छुट्टी थी यह था प्रमाण। तो अब क्या था कि इस तरीके से मैंने ये सारे परिवर्तन से, मैंने प्रकृति परिवर्तन से जान लिया कि कैलेंडर जो है बसंत आया। लेकिन मुझे ये चीज पहले से पता थी कि इस दिन जो है मेरे दफ्तर की छुट्टी है और उस दिन वसंत पंचमी है। तो ये मैं पहले जान चुका था कि वसंत का आगमन इस फला दिन होगा, कैलेंडर देखकर मैं जान चुका था। अब यहाँ पे अमुक दिन यानी किसी भी इस दिन और इसी वार, यानी कि इस जो भी वार हो, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार होता है, मदन महीना। अब बसंत को मदन महीना क्यों कहा जाता है, क्योंकि वसंत के महीने में कामेक्षा बहुत ज्यादा होती है, यानी नायक नायिकाओं का जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं उनका प्रिय महीना माना जाता है। और कामेक्षा के जो क्या कहते हैं वो माने जाते हैं आपके देवता जो हैं वो कामदेव हैं, जिनको मदन भी बोला जाता है, इसीलिए इसको मदन महीना बोला भी जाता है। तो इसलिए मदन महीने की पंचमी को जो है आपका वो पढ़ेगा क्या चीज, बसंत पंचमी। इस तरीके से मैंने इसको जाना है। अब इसका भाव सौंदर्य देखिए क्या है। भाव की दृष्टि से काव्यांश में बसंत के आगमन का वर्णन है। सीधी सी बात है कि बसंत कैसे आ रहा है ये चीज़ बताई गई है इसमें, चाहे वो कोयल का कूकना हो, बजरी पर पड़े पीले पत्ते हों जिनका चुरमुराना हो, हल्की सी ठंडी हवा के बीच में गर्म हवा का झोंका हो, ये सभी कुछ हमको क्या बता रहा है, वो बसंत के आगमन के बारे में बता रहा है। कोयल की कूक, सड़क पर पड़े सूखे पीले पत्तों पर पैर रखने से उत्पन्न चरमराहट की आवाज़ से या बहती हुई बसंती पवन के स्पर्श से, वनस्पतियों के परिवर्तन आदि से कवि ने बसंत के आगमन को नहीं जाना। उन्हें बसंत के आने का ज्ञान कैलेंडर तथा कार्यालय में हुई छुट्टी से हुआ। कि मतलब आजकल हम जितना भौतिकवादी यानी कि प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं, ये प्रकृति के चेंजेस को हम नहीं जान रहे हैं। तो जो भी प्रकृति के चेंज बसंत के आगमन पे होते हैं, जिससे हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो है वो पहचाना करते थे कि बसंत का आगमन हो गया, आज हम नहीं पहचान पाते। हम किससे पहचानते हैं, हम पहचानते हैं कैलेंडर में। जब हमें बसंत पंचमी की छुट्टी मिलती है तब हमें पता चलता है कि बसंत का आगमन हो गया है। प्रश्न संख्या 7 है, कवि ने मानव मन की क्या दशा बताई है, तोड़ो कविता के आधार पर बताइए। अभी जो तोड़ो कविता थी, मेन क्या था
जो इसमें कविता में बताई गई चीज़ है उसमें क्या है कि एक बंजर भूमि है जिसमें पत्थर है उस और बहुत सारी फालतू की वनस्पतियाँ हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि उन चट्टानों को तोड़ो और खरपतवार को सब निकाल कर फेंक दो और ज़मीन को उपजाऊ बनाओ। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने चट्टानों को तोड़ो 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 कहा है। उसी तरह हमारे मन में भी जो है बहुत तरह की खीज ऊब ये सारी, अब ये खीज ऊब जो है इन्होंने यहाँ पर जो प्रतीकात्मक तौर पर लिया है वो उन्होंने दिया है किसको, हमारी जो रूढ़ियाँ होती हैं, जो परंपराएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे कामों को करने से रोकती हैं। तो वही चीज़ है कि जब हम इन सारे बंधनों में बंधते हैं तो हमारे मन में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, हम ऊब जाते हैं इन सारी चीज़ों से, और तब हम कोई भी काम करें, जैसे इसमें बोला कि सारे गीत अधूरे, तो यहाँ पर क्या है कि हम कोई भी काम करें, किसी भी तरह का सृजन करें, वो कभी भी पूर्ण नहीं हो पाता। तो यहाँ पर उन्होंने प्रकृति के माध्यम से मन में उत्पन्न खींच और ऊब को दूर करने के लिए कहा है। तो वही चीज़ उन्होंने बताया, कवि ने मानव मन की क्या दशा बताई है तोड़ो कविता में, ये आपको बताना है। कवि ने धरती एवं मानव मन की दशा को एक समान बताया है। हमने भी बताया ना, धरती, देखिए धरती उपजाऊ होती है, उसी तरह मन भी बहुत उपजाऊ होता है, इसके अंदर से बहुत सारा सृजन किया जा सकता है, हम बहुत सारी नई चीज़ों को निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, धरती के ऊपर भी बहुत सारे पत्थर होते हैं जिसकी वजह से सृजन नहीं हो पाता, और वही क्या होता है, हृदय के ऊपर भी होता है। चट्टान धरती की सरसता में बाधक होती है, कोई भी चट्टान अगर धरती के ऊपर है तो उसका उपजाऊपन नहीं निकल पाता है। तथा खींच एवं ऊब मानव रस की सरसता में बाधक होता है, किसी भी चीज़ को लेकर हम जब खींचते हैं या ऊबते हैं तो हमारे अंदर से वो सृजन नहीं हो पाता है। चट्टान धरती को एवं खींच तथा ऊब मानव मन को नकारात्मकता प्रदान करते हैं, यानी कि ये क्या है, हमको निगेटिविटी देते हैं। हम इन सारी चीज, इन दोनों के होने की वजह से हम कोई क्रिएटिव काम नहीं कर सकते, और पृथ्वी जो है चट्टान के होने की वजह से उपजाऊ नहीं हो पाती है। कवि ने मानव मन की दशा नकारात्मक बताई है, मानव मन में नीरसता एवं झुंझलाहट भरी हुई है। तो बेसिकली इन्होंने क्या बताया है कि मानव मन की दशा जो है वो नकारात्मक बताई है। प्रश्न संख्या 8 है, कवि मनुष्य को क्या करने को कहता है तोड़ो कविता के आधार पर बताइए। अब कवि ने मनुष्य को क्या करने के लिए बोला है, उन्होंने वो अपनी खींच और ऊब को निकाल कर फेंक देने के लिए कहा है। जैसे धरती को उपजाऊ बनाने के लिए हम चट्टानों को तोड़कर अलग करते हैं, तब उसमें कहीं जाके नया पौधा उगता है, तो उसी तरीके से मानव मन के अंदर भी जो ये खींच और ऊब है इसको तोड़कर निकाल कर फेंक देने के लिए कहा है। कवि मनुष्य को कहता है जो धरती अनुपजाऊ तथा अनुपयुक्त और उसकी उपयोगिता बढ़ाएं, यानी कि जो धरती हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, कारण है क्योंकि उसके ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं, तो उनको हमें उपयोगी बनाना है, उपजाऊ बनाना है। चट्टान को तोड़कर धरती की उर्वरता को बढ़ाकर तथा चारागाह की भूमि को खेती योग्य भूमि बदल कर ही वह खेती योग्य भूमि का विस्तार करे। तो ठीक है, तो क्या बताया, धरती की उर्वरता यानी कि जो उसकी फर्टिलिटी होती है वो उसको बढ़ाना है, और चारागाह की भूमि को खेती योग्य बनाना है। अब चारागाह होते हैं ना जहाँ पर जानवर जाके चरते हैं, तो उस भूमि में भी उपजाऊपन होना चाहिए, नहीं तो जानवर कहाँ चरेंगे जाके। खेती योग्य भूमि का विस्तार करें, ये चीज़ उन्होंने मनुष्य से कही है। वह मानव मन की खींच तथा ऊब को दूर करने के लिए सामाजिक कुरीतियों एवं झूठे बंधनों को दूर करने के लिए कहते हैं। अब उन्होंने धरती को प्रतीकात्मक तौर पर और चट्टानों को खींच और ऊब के रख कर उन्होंने क्या बताया है कि आपको भी अपने अंदर जो ये खींच है ऊब, अब ये खींच ऊब क्यों होती है, क्योंकि हम बहुत सारी रूढ़ियों में, सामाजिक परंपराओं में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से हम जो चाहते हैं हम वो कर नहीं पाते। तो उन्होंने वो फालतू की परंपराएं और रीति रिवाजों को दूर करने के लिए कहा है। मिट्टी के रस से क्या अभिप्राय है तोड़ो कविता के आधार पर बताइए। मिट्टी के रस से क्या अभिप्राय है। अब इस कविता में जो है मिट्टी का रस बोला गया, मिट्टी के रस का मतलब होता है मिट्टी की उर्वर शक्ति, कि वो कितनी उपजाऊ है। मिट्टी के रस से अभिप्राय जमीन की उर्वरा शक्ति से है। यदि मिट्टी में रस ना हो तो वह मिट्टी बंजर या ऊसर होती है जिसमें फसलें नहीं उगती। मिट्टी के रस से ही बीजों का अंकुरण एवं पोषण होता है। अब देखिए,
आपके आसपास, आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, आसपास आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करोगे तो बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर खेती होती है, ठीक है। बहुत जगह आप फालतू के पेड़ पौधे भी उगे हुए देखोगे, कुछ ज़मीन ऐसी होती है, लेकिन कुछ ज़मीन में कुछ भी नहीं होता है, ना वहाँ पत्थर हैं, ना वहाँ पेड़ हैं, और ना ही किसी तरह की खेती हो रही है। तो वो जो ज़मीन का टुकड़ा है उसमें किसी भी तरह का रस नहीं है। अब रस क्यों नहीं है? क्योंकि मिट्टी के अंदर उर्वर शक्ति होती है। तो कभी कभी किसी एरिया की मिट्टी ऐसी हो जाती है जहाँ पर आप कुछ भी उगाओ, उगेगा नहीं। ऐसे बहुत सी जगहों पर होता है। अब इसी तरह की जो शक्तियाँ खो जाती हैं, तो आप यहाँ पर रेगिस्तान को देखोगे, जो अगर आप राजस्थान के साइड में जाओगे तो अगर आप रेगिस्तान देखोगे तो इसी तरह की अनुपजाऊ मिट्टी रही वहाँ पर, और वो धीरे 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 रेत में बदलती चली गई, और हमेशा वो एरिया बढ़ ही रहा है। कारण वहाँ पानी की कमी रही, तो पानी की कमी से जब बहुत सालों तक वहाँ खेती नहीं हुई तो उसका जो अपना रस था वो सभी समाप्त हो गया। तो यानी कि उर्वर शक्ति जो थी वो समाप्त हो गई और वो धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल गया। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई है कि जो मिट्टी का रस है उससे तात्पर्य हमारा जो धरती होती है उसकी उर्वर शक्ति से है। यदि मिट्टी में रस ना हो तो वह मिट्टी बंजर या ऊसर होती है, यानी कि वहाँ पे कुछ नहीं उगेगा। जिसमें फसलें नहीं उगती, मिट्टी के रस में ही बीजों का अंकुरण और पोषण होता है। अगर मिट्टी का रस नहीं होगा तो जब हम बीज उसके अंदर डालेंगे तो वो उसका स्फुटन होगा ही नहीं, वो स्फुरण करेगा ही नहीं, वो मतलब फटेगा ही नहीं और पेड़ बाहर नहीं आएंगे। तो किसी भी बीज के अंकुरण के लिए मिट्टी में रस होना आवश्यक होता है। प्रश्न संख्या 10 है, धरती के किन किन बंधनों का कवि ने वर्णन किया है? धरती के कौन कौन से बंधन है, ये चीज़ उन्होंने बताए हैं। धरती सदा सबको कुछ ना कुछ देती है, किसी भी कंडीशन में हो हमें हमेशा देती है। अब आप ये बोलो कि जो बंजर धरती है वो हमें कुछ नहीं देती, वो भी देती है। वो हमें आवास बनाने के लिए जगह देती है कि नहीं देती है? जो जगहें जहाँ पर खेती नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, लोग अपने घरों को बना लेते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें मिट्टी के रस से कोई मतलब नहीं होता। तो वो हमेशा कुछ, किंतु कहीं कहीं पृथ्वी अपने देने के स्वभाव से वंचित भी रहती है। ऐसी कौन सी कई जगह धरती है जहाँ पर वो हमें देने के स्वभाव से वंचित है। वो धरती बंजर या ऊसर या चरती परती या चट्टान एवं पत्थरों वाली धरती आदि धरती के बंधन है। अब क्या होता है, मैंने आपको भी बताया कि जो बंजर धरती होती है वो हमें आवास के लिए जगह देती है, लेकिन अगर कहीं पर पत्थर हैं तो वहाँ पर आप अपना आवास भी नहीं बना सकते। अब जैसे आप रेगिस्तान में चले जाओ तो वहाँ पर भी आवास नहीं बना सकते। तो इसीलिए हमें धरती के जो बंधन हैं वो क्या है, वो बंजर और ऊसर धरती है जहाँ पर कुछ उपजाऊ नहीं होता, वो धरती हो गई। चरती परती हो गई और चट्टान व पत्थरों वाली हो गई। चरती परती कैसी हो गई? जहाँ पर जो पेड़ उग रहे हैं वो कटीले पेड़ होते हैं, ध्यान रखिएगा, कटीली झाड़ियाँ होती हैं। एक तो होता है जंगल होता है, तो वो तो बहुत हरियाली है क्योंकि वहाँ की मिट्टी में रस है इसलिए हरियाली है। लेकिन एक होगा जहाँ पर आपको सिर्फ झाड़ियाँ दिखाई देंगी, कटीली झाड़ियाँ होंगी, उन झाड़ियों में भी मनुष्य नहीं प्रवेश कर पाता है, ठीक है ना, तो वो भी बंधन होते। तो आपको 3 चीज़ें बंधन बनाए धरती, बंजर और ऊसर धरती, चरती पड़ती धरती और चट्टान और पत्थरों वाली धरती। ये सभी जो हैं क्या है, धरती के बंधन हैं, क्योंकि ये धरती को उपजाऊ नहीं बनने देते हैं। ऐसी स्थिति में धरती फसल, वनस्पति एवं जल से रहित होती है। इस तरह की धरती में ना ही आप वनस्पति उगा सकते हो, ना ही जल हो सकता है, ना ही किसी तरह की फसल उग सकती है। तो इस जगह पर धरती के बंधनों के कारण जो है धरती कोई भी उपजाऊ कार्य नहीं करती है। प्रश्न संख्या 11 है, ये झूठे बंधन तोड़ो मनुष्य के संदर्भ में कवि ने किन बंधनों का वर्णन किया है? क्या है ये झूठे बंधन तोड़ो, इसके मनुष्य के संदर्भ में इन्होंने ये बात क्यों कही? अब ये झूठे बंधन क्या होते हैं? बहुत सारी रूढ़ियाँ होती हैं, बहुत सारी ऐसी परंपराएं होती हैं जिनका हमारे जीवन में कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन तब भी हम उनका पालन करते हैं। तो इस तरीके से कार्य से जब हम इनका पालन करते हैं बिना मन से, तो हमारे अंदर निष्क्रियता आती है, यानी कि हम किसी भी कार्य को नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे मन में खीज और ऊब व्याप्त हो जाती है।
बंधन निर्माण या सृजन में बाधक होते हैं। किसी भी तरह के बंधन हो, कोई भी वो नए कार्य में हमेशा बाधक रहेंगे। मनुष्य की ऊब उसे निष्क्रियता देती है तथा खींच कार्य कुशलता को कम करती है। ठीक है, जो हमारे काम करने की जो शक्ति है, जो स्पीड है, वो खींच हमारे उस स्पीड को कम कर देती है। अब इसको ऐसा समझो, किसी दिन, कोई भी दिन आप लो कि आपका पढ़ने में मन नहीं है, सपोज कई दिन ऐसे होते होंगे कि आपका पढ़ने का मन नहीं करता होगा, लेकिन तब भी किसी के प्रेशर में या आप अपने मन से ही जबरदस्ती जो है पढ़ने के लिए बैठ जाते हो। अब जब पढ़ने के लिए आप बैठते हो तो आप देखोगे एक वो दिन और उस दिन को वो दिन देखो जिस दिन आपका पढ़ने का मन था और आपने कितने अच्छे से सारी तैयारी करी, एक दिन आपका मन नहीं है, उस दिन आप जब तैयारी कर रहे हो, तो यही चीज़ दी है कि वो हमारी कार्य कुशलता, जब हमारा मन नहीं होता, हम उबे हुए होते हैं, तो वो हमारी कार्यकुशलता में कमी डालती है, अर्थात हम किसी भी काम को अच्छे से या स्पीड से नहीं कर पाते हैं। मनुष्य के झूठे बंधन उसकी ऊब तथा खींच हैं। ये गलत सामाजिक रीति रिवाजों एवं परंपराओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। तो ये झूठे बंधन का तात्पर्य क्या है? ऐसे बहुत से रीति रिवाज हमारे समाज में हैं, बहुत सी परंपराएं हैं जिनका हमारे समाज में कोई भी मतलब नहीं, लेकिन तब भी हम उनको फॉलो कर रहे हैं। अब उनको फॉलो करने के चक्कर में हमारे अंदर जो है, जब हम किसी चीज़ का रीज़न नहीं समझ पाते हैं कि आखिर हम ये क्यों कर रहे हैं, तो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है और वो फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर खींच और ऊब को पैदा करती है। तो बेसिकली जो हमारे गलत सामाजिक रीति रिवाज और परंपराएं हैं, वही हमारे अंदर खींच और ऊब को पैदा करती हैं, जिनके कारण हमारे अंदर जो है वो कार्य कुशलता में कमी आती है, कार्य करने में निष्क्रियता आती है। तो आपको समझ में आ गया कि ये झूठे बंधन तोड़ो का तात्पर्य है, ये उन बंधनों की बात हो रही है जो हमारी रूढ़ियों और परंपराओं के कारण हमारे ऊपर पड़े हुए हैं। प्रश्न संख्या 12 है, बसंत आया कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। अब ये जो कविता हमने अभी पढ़ी है बसंत आया, इस कविता में का प्रतिपाद्य बताना है। तो इसको अगर हम समझे एक लाइन में, तो यहाँ पर मनुष्य की जो जीवन प्रक्रिया है वो कितनी भौतिकवादी होती जा रही है, मशीनीकरण होता जा रहा है। इस कविता में कवि ने वही व्यंग किया है कि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और पूरी तरीके से हम यंत्रीकरण में आ रहे हैं, यानी कि हम एक यंत्र के रूप में बनते चले जा रहे हैं और इसके कारण प्रकृति में हो रहे बदलावों को हम नहीं समझ पाते, उन बदलावों को हम कैलेंडर में देखकर समझ पाते हैं। बसंत आया शीर्षक कविता रघुवीर सहाय द्वारा रचित है। ये कविता व्यंग शैली में रची गई है, यानी कि आपके ऊपर तंज कर रही है कि तो वही क्या है, हमारी भौतिकवादी जो क्या कहते हैं जीवन शैली है उस पर तंज किया गया है। इस कविता में कवि उस स्थिति पर अपनी चिंता प्रकट करता है जिसमें आज के मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूटता जा रहा है। तो मतलब अब हम देखिए क्या है, पूरा दिन अगर हम काम करेंगे तो क्या होगा, हम प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक नहीं आ पाएंगे। जब प्रकृति के नज़दीक नहीं आएंगे तो जो एक्चुअल में वो चाहती है वो हम समझ ही नहीं पाएंगे, तो है ना। अब ये चाहती क्या मतलब, जो बदलाव हो रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, उनको तो हम देख ही नहीं पाएंगे। अब मनुष्य बसंत के आगमन का अनुभव ही नहीं कर पाता है, वह उसे कैलेंडर या कविताओं के माध्यम से जानता है कि कैलेंडर में क्या है, इन सभी के माध्यम से वो जानिए समझ पाता है। ऋतुओं में परिवर्तन तो पहले की तरह ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो पहले होते थे आज नहीं होते। ऋतु में परिवर्तन आज भी होते हैं, लेकिन हम इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में जो है कार्य में इन सब में बिजी हो गए हैं कि हम प्रकृति के साथ समय नहीं बिताते हैं, जिसके कारण प्रकृति में हो रहे बदलावों को नहीं समझ पाते हैं। इस ऋतु में पत्ते झड़ते हैं, कोपले फूटती हैं, नए पत्ते आते हैं, हवा बहती है, ढाक के जंगल दहकते हैं, कोयल भ्रमर अपनी मस्ती में झूमते हैं। तो जब ये, क्योंकि बसंत को ऋतुराज बसंत कहा जाता है, ऋतुओं का राजा है बसंत, क्योंकि इस समय मौसम और प्रकृति अपने चरम पर उत्साहित होती है और इतनी सुंदर लगती है, चारों तरफ आपको हरियाली, रंग बिरंगे फूल और महक जो है वो सूंघ में आएगी। तो ये इसीलिए इसको ऋतुराज बसंत कहा जाता है। तो इन्होंने बोला कि इस समय प्रकृति में ये सारी चेंजेस होते हैं, पर हमारी निगाह उन पर नहीं जाती। इतने चेंजेस होने के बाद भी हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम इन चीज़ों को देख या नोटिस कर ही नहीं पाते हैं।
हम प्रकृति सौंदर्य के प्रति निरपेक्ष बने रहते हैं, यानी कि प्रकृति सौंदर्य क्या है इससे हमें कुछ मतलब ही नहीं है, हम सिर्फ अपने काम से काम रख रहे हैं। इस कविता में आधुनिक जीवन शैली की विडंबना को रेखांकित किया गया है। मनुष्य को वो प्रकृति के साथ अंतरंगता बनाए रखनी चाहिए। तो हमारे कवि ने सबसे बड़ी चिंता, मनुष्य जितना आधुनिकरण की तरफ बढ़ रहा है उतना प्रकृति से उसका संबंध टूट रहा है, इसकी चिंता को व्यक्त उन्होंने किया है। मेन इस कविता में इसी चीज़ को, बसंत के आने के बहुत सारे तरीके बताए गए, लेकिन हमारे मशीनीकृत होते जीवन के लिए ही ये कविता लिखी गई है, इस चिंता को व्यक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 13 है, तोड़ो कविता का प्रतिपाद्य लिखना है। अब तोड़ो कविता में क्या बोला गया? तोड़ो कविता में बेसिकली हमको बताया गया है कि हमारे समाज में ऐसी बहुत सी रूढ़ियाँ और परंपराएं हैं जो हमें नया सृजन नहीं करने देती। नया सृजन का मतलब कोई नया कार्य नहीं करने देती, और कभी कभी अगर मान लो इनके होते हम इन नया सृजन का कार्य कर भी देते हैं तो वो पूर्ण नहीं हो पाती। तो इन जो क्या कहते हैं तोड़ो कविता के माध्यम से जो चट्टान तोड़ने की बात कही है, उसके हमें ऐसी रूढ़ियों और परंपराओं को तोड़ देने के लिए कहा गया है। तोड़ो कविता का प्रतिपाद्य, तोड़ो उद्बोधन कविता प्रतीत होती है। इसमें कवि सृजन हेतु भूमि को तैयार करने के लिए चट्टाने, ऊसर और बंजर को तोड़ने का आह्वान करता है। परती को खेत से बदलना सृजन की आरंभिक परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। परती का तात्पर्य होता है कि एक परत का चढ़ना। अब पृथ्वी जो है वो मिट्टी से बनी है, उसके ऊपर पत्थरों का आ जाना क्या है कि वो एक परत को दर्शाता है कि कोई एक परत उसके ऊपर चढ़ गई है। यहाँ कवि विध्वंस के लिए नहीं उकसाता वरन सृजन के लिए प्रेरित करता है। वो ये नहीं कह रहा कि पृथ्वी को तुम विध्वंस करो, तोड़ो, ये नहीं, वो कह रहा है कि आप ये सारी हटाइए ताकि नई चीजें यहाँ पर हो सके। कविता का ऊपरी ढांचा सरल प्रतीत होता है, परंतु प्रकृति से मन की तुलना करते हुए कवि ने इसको नया आयाम दे दिया है। अब क्या है, कविता का ऊपरी ढांचा तो हमें सामने देखने से बड़ा सरल लग रहा है, जो चीज़ हमें सामने दिखाई गई तोड़ो तोड़ो कविता के माध्यम से वो बहुत ही आसान और सरल लग रही है, लेकिन अगर उसकी तुलना मन से करी जाती है, एक मनुष्य मन से करी जाती है, तब हम इस कविता की गहराई में पहुंचते हैं कि इस कविता में बोला क्या जा रहा है। बेसिकली वो हमारे मन में उत्पन्न हो रही जितनी भी खींच और ऊब है जो रूढ़ियों और परंपरा के कारण है, उनको तोड़ने के लिए बात करते हैं। यह बंजर प्रकृति में है तो मानव मन में ही है। तो बंजरता कहाँ है? पृथ्वी में है। तो वहीं ऊब और खींच कहाँ है? वो मानव मन में है। कवि मन में व्याप्त ऊब तथा खींच को भी तोड़ने की बात करता है, अर्थात उसे भी उर्वर बनाने की बात करता है कि पृथ्वी से जितनी बंजरता है उसे हटाइए, उसे उर्वर बनाइए। वहीं पर वो मन के लिए भी कहता है, मन के भीतर भी ऊब सृजन में बाधक है। कवि सृजन का आकांक्षी है, इसलिए उसको दूर करने की बात करता है। इसलिए कवि मन के बारे में प्रश्न उठाकर आगे बढ़ जाता है, इससे कविता का अर्थ विस्तार होता है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के मन में जो भी चीज़ें हैं उनको, जो हमें नई चीज़ों को करने से रोकता है, उनको हटाने के लिए कहा है। प्रश्न संख्या 14 है, वसंत आया कविता में वसंत के आने के बारे में कवि की कल्पना और जानकारी क्या है? जो वसंत आया है उनकी कल्पना क्या है और उनकी जानकारी क्या है, ये बताना है। तो उन्होंने किताबों में बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी थी, इसकी वजह से वो जानकारी भी रखते थे और उनकी कल्पना भी उस तरह में थी। तो कवि की कल्पना यह थी कि बसंत में ढाक के वन दहकने लगेंगे, आम में बौर आएंगे। तो बेसिकली आम में बौर आने का काम जो है वो बसंत में ही शुरू होता है। हम लोग गर्मियों में खाते हैं ना, आम खाते हैं, तो उसके बौर का आगमन कब होता है? बसंत में। अब बसंत देखिए, जो बसंत पंचमी है बेसिकली फरवरी या मार्च में पड़ जाती है, ठीक है, मार्च के स्टार्टिंग में या फरवरी के एंड तक में बसंत पंचमी पड़ जाती है। उस दौरान पेड़ों में बौर आ जाते हैं। अब ये जो बौर आते हैं, इनके आम हमें कब खाने को मिलते हैं? कब हम खाते हैं? हम मई जून में खाना शुरू करते हैं। कच्चे आम, पक्के आम सब खाते हैं ना। तो अप्रैल एंड मई और जून में हम लोग आम को खाते हैं। ये हमारे 2-2.5 महीने जो होते हैं आम को खाने के होते हैं। तो ये टाइम बसंत का, आम में बौर आने का है। और साथ ही उन्होंने जो जानकारी और किताबों से एकत्र करी है वो है ढाक के जंगल का दहकना।
नंदन वन फल फूलों से लद जाएंगे, जितने भी वन हैं उनमें क्या होते हैं, फल और फूल आ जाते हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि बसंत के दौरान जो है प्रकृति अपने चरम पर होती है, तो इसलिए सभी पेड़ों में फल और फूलों का आगमन होता है। बसंत आगमन की सूचना कवि को प्रकृति में आए परिवर्तनों से मिली। प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं उससे उनकी सूचना मिल जाती है। बंगले के पीछे के पेड़ पर चिड़िया कुहकने लगी। अब कैसे, अब ये प्रकृति के चेंज क्या हुए थे। बंगले के पीछे एक पेड़ था जिस पर अशोक का पेड़ बताया गया ना, उस पर चिड़िया जो है वो कूकने लगी थी। सड़क के किनारे की बजरी पर पेड़ों से गिरे पीले पत्ते पांव के नीचे आकर चरमराने लगे। अब पेड़ों से जो पत्ते गिरे थे, पीले पीले पत्ते होकर गिर के, भाई नए पत्तों का आने के लिए पहले पुराने पत्तों का गिरना जरूरी है। तो वो पुराने पत्ते जब गिरे पीले होकर, तो वो क्या हुआ, सड़क के किनारे जो बजरी पड़ी थी उस पर गिरे। अब उस पर जब पांव पड़े तो वो पत्ते जो हैं वो चुरमुराए, क्योंकि गिरने के बाद वो सूख गए हैं। तो कैसे उन पर जब सूखे पत्थरों पर पैर रखोगे तो कैसे चुरमुर की आवाज आती है, वैसी आवाज आई। सड़क के किनारे की बजरी पर पेड़ों के से गिरे पीले पत्ते पांव के नीचे आकर चरमराने लगे। सुबह 6 बजे खुली ताजी गुनगुनी हवा आई। ठीक है, मैंने बताया ना ठंड के बाद ही आता है मौसम, तो सुबह तो ऐसे एक्सपेक्टेड मॉर्निंग जो है वो सुबह ठंडी रहती है, लेकिन बीच बीच में गर्म हवा के झोंके भी आते हैं। और फिरकी की तरह घूमकर चली गई। फिरकी की तरह, फिरकी क्या होती है आप देखते हैं हवा में आती है, वो ऐसे बच्चे घुमाते हैं, हवा से घूमते। तो यहाँ पर फिरकी से घूमने का मतलब है कि वो हमसे हमारे आसपास घूम के चली गई। फुटपाथ के चलते हुए कवि ने इन परिवर्तनों को देखा और इसके प्रभाव का अनुभव किया। उन्नीदी से उसे बसंत के आगमन की सूचना मिली। तो ये सारे अनुभव उन्होंने सड़क के किनारे चलते हुए किए। तो ये उनकी जानकारी भी थी और इन्होंने ये सारी चीजें सामने देखी भी। तो ये इनकी जानकारी और कल्पना के हिसाब से था। प्रश्न संख्या 15 है, बसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है, इसे बसंत आगमन की सूचना कैसे मिली। तो उनकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि मनुष्य जो है वो आजकल प्रकृति में हो रहे परिवर्तनों के कारण जो है किसी भी ऋतु के बारे में जानकारी नहीं रखता। वो क्या है, वो कैलेंडर के जरिए जानता है। अर्थात मनुष्य जो है वो बहुत ज़्यादा भौतिकवादी अर्थात आधुनिकता ग्रहण किए हुए हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया है। अब ये सारे से वो क्या होने के कारण हम प्रकृति से दूर हो गए, ये उनकी सबसे बड़ी चिंता है। बसंत आया कविता में कवि की चिंता यह है कि मनुष्य का प्रकृति से नाता टूट गया है। यह अच्छी बात नहीं है। लोगों का जीवन इतना व्यस्त और मशीनी हो गया है कि वह प्रकृति में आ रहे परिवर्तनों को ना देख पाता है और ना अनुभव कर पाता है। अब इसको आप किसी और को छोड़िए, आप खुद ही देखिए, ये परिवर्तन जो है इनको हम क्या महसूस कर पाते हैं, क्या इनके ज़रिए हम बता पाते हैं कौन सी ऋतु आ रही है या कौन सा महीना आ रहा है। हम नहीं जान सकते, हम नहीं समझ पाते हैं। तो कारण ये है क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा बिजी होते जा रहे हैं अपनी लाइफ में और प्रकृति के साथ उतना संबंध नहीं रख रहे हैं, उतना समय हम नहीं बिताते हैं। वह संवेदनहीन होता चला जा रहा है, हमारे अंदर संवेदना ही नहीं रह गई। ठीक है, कहीं पेड़ कट रहे हैं, कटने दो, कहीं बाढ़ आ रही है, आने दो, आंधी आ रही है, पेड़ टूट रहे हैं, टूटने दो। मतलब प्रकृति को लेकर जो संवेदना हमारे अंदर होनी चाहिए वो अब नहीं बची है। मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली कवि की चिंता का विषय बन गई है। इस जीवन शैली में वसंत जैसी मादक ऋतु भी लोगों के लिए आह्लादित नहीं कर पाती है। अब यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि ये जितना मौसम बदल रहा है इसकी वजह से क्या है, हम कोई जानकारी नहीं रखते। क्यों? क्योंकि हम आधुनिकता में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं। तो ये हमारी कवि की सबसे बड़ी चिंता है कि मनुष्य जो है वो प्रकृति से अपना नाता तोड़ चुका है और आधुनिकता में इतना रम चुका है कि वो इनके में प्रकृति में हो रहे बदलावों का ना उसे पता चलता है और ना ही उसे कोई मतलब है इन परिवर्तनों से। वसंत पंचमी का पता भी उसे दफ्तर की छुट्टी से लगता है। कैसे लगा हमारे कवि को पता कि वसंत में जो है छुट्टी है इस दिन वसंत पंचमी की। पेड़ों से पत्तों का गिरना, नई कोपलों का फूटना, हवा का बहना, ढाक वन का सुलगना, कोयल भ्रमर की मस्ती आदि पर आज के मनुष्य की निगाह का ना जाना चिंता का विषय है।
हमें प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद उठाना चाहिए। अब देखिए, इसको हम ऐसे होता है, एक तो आजकल हम लोग देखें शहरों में वो प्रकृति हमको देखने को भी नहीं मिलती, लेकिन जितनी है उतने का तो हम आनंद उठा ही सकते हैं। पार्क्स हैं, जो थोड़ी बहुत खुली जगहें हैं, वहाँ पर हम जा सकते हैं। नहीं तो देखिए, हम जब बहुत ज़्यादा लाइफ में बिजी हो जाते हैं तो कुछ दिन बाद हम क्या करते हैं, अपना बैग पैक करते हैं और कहीं जो है घूमने के लिए चले जाते हैं। तो ये चीज़ बताता है कि किस तरीके से जो है हम बहुत ज़्यादा आधुनिकता में रमते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें के कारण जो प्रकृति में बदलाव हो रहे हैं वो हमें पता ही नहीं चलते। कोयल कूक रही हैं, भ्रमर जो हैं गुनगुना रहे हैं, और आसपास जो है बहुत सारी चीज़ें जो प्रकृति में हो रही हैं उससे हमें कोई मतलब ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, वसंत आया कविता की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। अब ये जो कविता है इसका क्या चीज़ हमें बताने का प्रयत्न किया गया, मेन मूल संवेदना हमारे अंदर क्या जगाने की कोशिश की गई है। वसंत आया कविता में कवि की चिंता यह है कि मनुष्य का प्रकृति से नाता टूट गया है। बात सही है, यही चिंता उन्होंने व्यक्त करी है कविता में। यह अच्छी बात नहीं है। लोगों का जीवन इतना व्यस्त और मशीनी हो गया है कि वह प्रकृति में आ रहे परिवर्तनों को ना देख पाता है और ना अनुभव कर पाता है। हम इतना ज़्यादा अपने रूटीन या डेली लाइफ में बिजी हैं, हम मशीनों से इतना घिरे हुए हैं, क्योंकि हमारे घर में ही देखिए बहुत सारी मशीनें हैं ना, हम उनसे इतना हद तक घिरे हुए हैं कि हमें कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है और ना ही हम समझ पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। तो और क्या बताया गया है, वह संवेदनहीन होता चला जा रहा है, उसके अंदर संवेदना नहीं है। मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली कवि की चिंता का विषय बन गई है। इस जीवन शैली में वसंत जैसी मादक ऋतु भी लोगों को आच्छादित नहीं कर पाती है। अब वसंत ऋतु मादक ऋतु क्यों बोली जाती है? क्योंकि इस दौरान जो है मन में बहुत सारी भावनाएं उठती हैं। इसे प्रेम ऋतु, जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं उनके मन में ये ऋतु बहुत ज़्यादा जो है उत्तेजना को पैदा करती है, मादकता को या काम इच्छा को पैदा करती है, क्योंकि प्रकृति चारों तरफ इतनी सुंदर है। तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि इतनी मादक ऋतु है जो सभी के अंदर मस्ती भर देती है, प्यार भर देती है। उस ऋतु के आगमन का भी हम पता ही नहीं चल पाता और ना ही हम ये सोचते हैं कि ऋतु आएगी तो हम क्या करेंगे। वसंत पंचमी का पता भी उसे दफ्तर की छुट्टी से ही लगता है। अब वसंत पंचमी आई है, इसका पता हमें कैसे चलता है? जब दफ्तर में छुट्टी होती है तभी हमें ये पता चलता है कि हाँ भाई अब वसंत पंचमी आ गई, यानी कि वसंत ऋतु का आगमन हो गया। हमने कैलेंडर से देख के, लेकिन हम प्रकृति को देखकर ये चीज नहीं समझ पाए। पेड़ों से पत्तों का गिरना, नई कोपलों का फूटना, हवा का बहना, ढाक वन का सुलगना, कोयल भ्रमर की मस्ती आदि पर आज के मनुष्य की निगाह का ना जाना चिंता का विषय है। कि ये सब चीज़ें नहीं जा रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। हमें प्रकृति सौंदर्य का भरपूर आनंद उठाना चाहिए। कवि इस बात के लिए चिंतित है कि मनुष्य का प्रकृति से एकात्मकता का संबंध समाप्त होता जा रहा है, अर्थात हमारा अस्तित्व ही इस प्रकृति के कारण है। अब ये प्रकृति से हम संबंध तोड़ेंगे तो क्या हमारा अस्तित्व बचेगा? तो ये सबसे बड़ी चिंता हमारी कवि की है। इसे पुनः स्थापित किया जाना आवश्यक है। तो जो हमने प्रकृति के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया है उसे दोबारा स्थापित करना हमारे लिए बहुत ही बहुत जरूरी है। प्रश्न संख्या 17 है, तोड़ो कविता का प्रतिपाद को लिखिए और बताइए कि कवि तोड़ने की प्रक्रिया में क्यों विश्वास करता है। तो तोड़ो कविता का प्रतिपाद तो अभी हमने समझा था कि क्या समझाने की कोशिश करी गई है। वो हमें बेसिकली जो है मन की ऊब और खीज जो हमारे मन में होती है और इसका कारण जो होती है वो समाज में व्याप्त जो गलत रूढ़ियाँ और परंपराएं हैं उनके कारण पैदा होती है। उन सभी रीतियों और परंपराओं को तोड़ देने के लिए कहा गया है, क्योंकि इनके कारण हम नया सृजन नहीं कर पाते। तो अब दूसरा क्वेश्चन है कि कवि तोड़ने की प्रक्रिया में क्यों विश्वास करता है। यहाँ पर उन्होंने तोड़ने के बाद के लिए किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं बोला, उन्होंने गलत चीज़ को अपने अंदर से हटाने के लिए और पृथ्वी से चट्टानों को हटाने के लिए कहा है, ताकि नया कुछ और हो सके, धरती में नए पौधे उग सके और हम किसी भी रचना का नया सृजन कर सकें। तोड़ो उद्बोधन कविता प्रतीत होती है। इसमें कवि सृजन हेतु भूमि को तैयार करने के लिए चट्टानें, ऊसर और बंजर को तोड़ने का आह्वान करता है। पर्दी को खेत में बदलना सृजन की आरंभिक
परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो परती का मध्यम मैंने आपको अभी समझाया था कि जब धरती के ऊपर कोई परत चढ़ी हो, तो अब इस परत का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि जब धरती है उसके ऊपर बहुत सारे पत्थर आ जाते हैं तो उसके ऊपर एक परत जम जाती है, ठीक है ना। अब ये जैसे हमको यहाँ पर अगर खरोच लग जाए, मान लीजिए खरोच लग जाए, तो अब क्या होगा, पहले तो ब्लड निकलता है, ब्लड निकलने के बाद क्या होता है, फिर 1-2 दिन में वहाँ पर एक परत चढ़ जाती है, ठीक है ना, हल्की सी, फिर काली काली सी होती है, फिर कुछ दिन बाद क्या होती है, वो अपने आप निकल जाती है, होता है। तो वो एक परत जो चढ़ रही है इस हमारे उस पर, ये क्या है, इसको हीलअप करने का काम करती है। तो उसी तरीके से क्या है, पृथ्वी पर भी ये परतें हैं। वो जब बहुत समय पहले हमारी धरती बनी थी तो इस धरती पे ये परत पूरी तरीके से चढ़ी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जब पृथ्वी में बहुत सारी उल्का पिंड, एस्ट्रॉयड वगैरह सब आए, तो अब क्या हुआ, एस्ट्रॉयड मेटेरॉयड सब आकर टकराए, तो ये परत हर जगह से टूटती गई, और टूटने के कारण कहीं है कहीं नहीं है। अब क्या है कि पहले तो भाई हमारी पृथ्वी पर जब ये पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब तो यहाँ पेड़ पौधे थे ही नहीं, तो पूरे एक परत से ढकी हुई थी। फिर जब ये परत टूटी तो उसके बाद क्या हुआ, पृथ्वी का जो उपजाऊपन है वो बाहर आया, एटमॉस्फेयर बना और ये सारी चीज़ें बाहर आई। तो यही चीज़ उन्होंने बोला है कि अब अगर कहीं पे ये परत है तो पृथ्वी के उपजाऊपन को निकालने के लिए इस परत का हटना ज़रूरी है, तो उसी को परती कहा गया है। यहाँ कवि विध्वंस के लिए नहीं उकसाता, वो ये नहीं कह रहे कि आप विध्वंस करो, नुकसान करो, वरन सृजन के लिए प्रेरित करता है कि भाई अगर आप चट्टान तोड़ोगे तो कुछ नया ही होगा। तो वहाँ तोड़ने के लिए उन्होंने या बहुत सारी तबाही मचाने के लिए नहीं कहा, उन्होंने नया कार्य करने के लिए कहा है। कविता का ऊपरी ढांचा सरल प्रतीत होता है, परंतु प्रकृति से मन की तुलना करते हुए कवि ने इसको नया आयाम दिया है। तो कविता में जितने भी आप शब्द सामने देखोगे बहुत सरल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें धरती के माध्यम से मन की ऊब का जो इन्होंने संबंध स्थापित किया है ये बिल्कुल नया हमें देखने को मिला है। ये बंजर प्रकृति में है, यह बंजर प्रकृति में है तो मानव मन में भी है। कवि मन में व्याप्त ऊब और खींच को भी तोड़ने की बात करता है, अर्थात उसे भी उर्वर बनाने की बात करता है। मन के भीतर की ऊब सृजन में बाधक है। कवि सृजन का आकांक्षी है, इसलिए उसको दूर करने की बात में विश्वास करता है। तो वो तोड़ो के लिए इसलिए प्रेरित कर रहा है बेसिकली कि जिस तरीके से पृथ्वी बंजर होती है उसी तरह मानव मन भी बंजर हो जाता है, उसमें नया सृजन नहीं हो पाता। वो कौन सी स्थिति होती है, जब हम खीज और ऊब से व्याप्त हो जाते हैं, हमारे मन में व्याप्त हो जाता है। तो वो क्या कहते हैं, वो खीज और ऊब का मेन कारण हमारे समाज में फैली रूढ़ियाँ और परंपराएं हैं, वो गलत रूढ़ियाँ और परंपराएं। तो आप जब उनको तोड़ोगे तभी हमारे मन की ऊब और खींच जाएगी और तब हमारा मन जो है वो नया सृजन कर पाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, तोड़ो कविता में कवि विध्वंस के लिए नहीं उकसाता वरन सृजन के लिए प्रेरित करता है, टिप्पणी करिए। सिंपल वही बात है, वहां आपसे बोला जा रहा है तोड़ो तोड़ो तोड़ो। जब इस कविता को का ही हम टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन नहीं। जब हम कविता पढ़ते हैं तो वो चट्टानों को तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। अब चट्टानें जब तोड़ेंगी तो पृथ्वी में नया सृजन होगा, नई उपजाऊ, नए पौधे खिलेंगे। और यही उन्होंने मानव मन के बारे में बताया है कि जो चीज़ हमारे खींच और ऊब हमारे सामने है वो कारण है हमारी परंपराओं, हमारी रीति रिवाजों के जो गलत है, जिनका आज के समय में कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने उन्हीं रिवाजों और परंपराओं को तोड़ने के लिए कहा है। तो वो क्यों तोड़ने के लिए कह रहे हैं, ताकि जो है नया कुछ हो सके। अब जब हमारे मन की ऊब और खींच हट जाएगी तब हमारे मन से कुछ नई रचनाएं उत्पन्न होंगी। तोड़ो कविता में कवि किसी प्रकार के विध्वंस की बात नहीं करता, बल्कि वह तो सृजन अर्थात नर निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि निर्माण करने की प्रेरणा देता है। वह तो चट्टानों और ऊसर भूमि को तोड़ने की बात करता है ताकि सृजन की प्रक्रिया शुरू की जा सके। यह आरंभिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस कविता का कवि विध्वंस के लिए नहीं उकसाता वरन सृजन के लिए प्रेरित करता है। तो किसी भी अगर भूमि में बहुत सारे जो हैं वो फालतू के पेड़ हैं, कटीले झाड़ियाँ हैं, चट्टानें हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो वो पृथ्वी कभी भी उपजाऊ नहीं बन पाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले जो पृथ्वी के ऊपर ये सारी चीज़ें हैं इन्हें हमें हटाना पड़ेगा,
चट्टानें हैं इनको तोड़ना पड़ेगा, जितनी भी क्या कहते हैं आपकी झाड़ियाँ हैं, फालतू के पेड़ हैं, इनको हटाना पड़ेगा, तभी पृथ्वी नया काम करती है। तो यहाँ पर उन्होंने तोड़ने के माध्यम से जो है सिर्फ नया सृजन करने के लिए कहा, ये नहीं कि सब कुछ तोड़ डालो। वहाँ पे सिर्फ चट्टानें अर्थात ऊब या खींच को तोड़ने के लिए कहा गया है। कवि ने प्रकृति से मन की तुलना करके इसको नया आयाम दिया है। अभी तक हमने कहीं पर भी किसी कविता में प्रकृति के माध्यम से मन को समझने की बात नहीं करी थी। ये बिल्कुल मन मतलब प्रकृति की जो उर्वरता है उससे मन की जो सृजनात्मकता है उसकी तुलना की गई है। बंजर प्रकृति के साथ साथ मन में भी होती है। कवि मन में समाई ऊब और खींच को तोड़ने की बात करता है। मन के भीतर की ऊब सृजन में बाधक है। जाहिर सी बात है, मन के अंदर जो ऊब होती है वो हमेशा नया काम करने के लिए हमें रोकती है, क्योंकि हमारा मन ही नहीं करता है। कवि सृजन का आकांक्षी है। कवि मन के बारे में प्रश्न उठाकर आगे बढ़ जाता है। उसने हमारे मन में सिर्फ प्रश्न उठा दिया है। क्या प्रश्न उठाया है कि ये तोड़ो, ये सारी तोड़ो, चीज़ें तोड़ो, ऊब खींच हटाओ, तभी आप जो है नया कोई सृजन कर पाओगे। प्रश्न संख्या 19 है, तोड़ो कविता में पत्थर और चट्टानें किसका प्रतीक है? कवि उन्हें तोड़ने का आह्वान क्यों करता है? अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पत्थर और चट्टानें हमारे मन में जो ऊब है और जो खींच है ये उसका प्रतीक है। ठीक है, अब कवि उन्हें तोड़ने का आह्वान क्यों कर रहा है, किस लिए उन्हें कह रहा है कि आप तोड़ दीजिए? तो वो क्यों कह रहा है, वो कह रहा है ये इसलिए तोड़ने के लिए क्योंकि अगर हम इन्हें नहीं तोड़ेंगे तो हमारे मन की खींच और ऊब अगर नहीं टूट के जाएगी तो हम कोई नया सृजन नहीं कर पाएंगे, कोई भी नया कार्य नहीं कर पाएंगे। इसको भी हमने आपको समझाया कि जब हमारा मन नहीं होता तो हमारा कोई काम हमारा ठीक से होता ही नहीं। कोई भी काम में हाथ लगाओ, फट 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 सारा काम होता है, लेकिन किसी दिन क्या होता है, हमसे कोई काम हो ही नहीं रहा, हम परेशान हो जाते हैं। तो ये वही चीज़ है, क्योंकि जब तक हम अपने मन की खींच और ऊब को नहीं हटाएंगे तब तक हम नया कार्य नहीं कर पाते हैं। तोड़ो कविता में पत्थर और चट्टान शब्द रुकावटों यानी बाधकों का प्रतीक है। ये जीवन मार्ग में आने वाली रुकावटें हैं, इनको तोड़ना आवश्यक है। ये सृजन में बाधक है, सृजन अर्थात कोई भी नया कार्य करने में हमें रोकती है। तोड़ो कविता में कवि सृजन हेतु भूमि को तैयार करने के लिए चट्टानें, ऊसर और बंजर को तोड़ने का आह्वान करता है। अब सृजन करने के लिए कहते हैं चट्टानें में जो बंजर और ऊसर हैं उनको तोड़ने के लिए कह रहा है। परती को खेत में बदलना सृजन की आरंभिक परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अब परती को हमें क्या करना है, इस परती यानी बंजरता को हटाना है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आरंभिक प्रक्रिया को करें। सबसे पहले जब तक हम पृथ्वी को साफ नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी खेती का कार्य नहीं कर सकते। तो ये खेती को उर्वर बनाने के लिए पहली प्रक्रिया है, इसको आरंभ किया जाता है। यहाँ कभी विध्वंस के लिए नहीं उकसाता वरन सृजन के लिए प्रेरित करता है। वो सृजन कर रहा है यानी कि कोई नई चीज करने के लिए बोल रहा है। कविता का ऊपरी ढांचा सरल प्रतीत होता है, परंतु प्रकृति से मन की तुलना करते हुए कवि ने इसको नया आयाम दे दिया है। ये बंजर प्रकृति में है तो मानव मन में भी है। बंजर कैसे प्रकृति में भी होता है तो मानव मन में भी होता है। कवि मन में व्याप्त ऊब तथा खींच को वो भी तोड़ने की बात करता है, अर्थात उसे भी उर्वर बनाने की बात करता है। मन के भीतर की ऊब सृजन में बाधक है। कवि सृजन का आकांक्षी है, इसीलिए उसको दूर करने की बात करता है। इसीलिए कवि के मन के बारे में प्रश्न उठाकर आगे बढ़ता है। इससे कविता का अर्थ विस्तार होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि कवि जो आह्वान उससे क्यों किया है, क्यों वो ये कह रहा है कि इनको तोड़ो। मेन उसका तोड़ने का जो मोटिव है वो यही है कि जब तक हम अपने मन की खींच और ऊब को नहीं हटाएंगे हम कुछ नया कार्य नहीं कर पाएंगे, और करेंगे भी तो वो सही नहीं होगा। प्रश्न संख्या 20 है, तोड़ो कविता में कवि मन में व्याप्त ऊब और खींच को तोड़ने की बात क्यों करता है, उसे स्पष्ट कीजिए। वो क्यों कर रहा है? सिर्फ यही कारण है कि मन की जो ऊब और खींच है उसको
वो है हमारी जो बंधन है। अब ऐसे जो जैसे हम चल रहे हैं, बहुत सारे हमारे जीवन में हडल्स आने लगते हैं, काम करने में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। तो ये बाधाएं जो हैं, ये बाधाएं क्या होती हैं, बहुत सारी समाज में परंपराएं और रूढ़ियाँ होती हैं जो गलत हैं, जो नहीं होनी चाहिए, वो हैं। उनके कारण हम अपने कार्य को ठीक से नहीं कर पाते, तो उससे हमारे मन में ऊब और खींच बैठ जाती है। मतलब हमारा मन नहीं करता यार जो भी काम करो उसमें कोई ना कोई बाधा आ जाती है, हम ये काम करेंगे ही नहीं, हमको नहीं करना। तो अब वो क्या है, सबसे पहले कहते हैं उन परंपराओं, गलत परंपराओं को आपको तोड़ना है। जब तक हम उनको तोड़ेंगे नहीं, हमसे कोई काम पूर्ण नहीं होगा और हमारे मन की ऊबर खींच जाएगी नहीं, और हम कोई नया काम करने के बारे में नहीं सोचेंगे। तो इसीलिए हमारे कवि ने यहाँ तोड़ने के लिए कहा है। तोड़ना उद्बोधन कविता प्रतीत होती है। इसमें कवि सृजन हेतु भूमि को तैयार करने के लिए चट्टाने, ऊसर और बंजर को तोड़ने का आह्वान करता है। परती को खेत में बदलना सृजन की आरंभिक परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यहाँ कवि विध्वंस के लिए नहीं उकसाता, वरन सृजन के लिए प्रेरित करता है। कविता का ऊपरी ढांचा सरल प्रतीत होता है, परंतु प्रकृति से मन की तुलना करते हुए कवि ने इसको नया आयाम दिया है। कहने को तो वो एकदम ऐसी कविता है जो ऐसा हमें लगता है कि नहीं, हम पहले भी मन के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन मन से क्या कहते हैं, प्रकृति से मानव मन की तुलना जो की गई है वो एक नयापन लिए हुए है। ये बंजर प्रकृति में है तो मानव मन में भी है। कवि मन में व्याप्त ऊब तथा खींच को तोड़ने की बात करता है, अर्थात उसे भी उर्वर बनाने की बात करता है। मन के भीतर की ऊब सृजन में बाधक है। कवि सृजन का आकांक्षी है, इसीलिए उसको दूर करने की बात करता है। मन के बारे में प्रश्न उठाकर आगे बढ़ जाता है, इससे कविता का अर्थ विस्तार होता है। तो अब आपको समझ में आया क्यों उन्होंने तोड़ने की बात करी है। जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक जो भूमि है वो उपजाऊ नहीं बनेगी, और इसी तरीके से हमारा मन भी नया कार्य करने के लिए बहुत ही उत्साहित नहीं होगा जब तक हम अपनी ऊब खींच यानी उन परंपराओं को नहीं तोड़ेंगे। प्रश्न संख्या 21, तोड़ो कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। अब इस कविता के माध्यम से वो हमें संदेश क्या दे रहे हैं कि हमारे समाज में व्याप्त ऐसी बहुत सी रीति रिवाज और परंपराएं हैं जिन्हें हमें हटाना चाहिए। क्या कहते हैं ना, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जब तक ये परिवर्तन नहीं होता तब तक चीज़ों में बोरियत आती रहती है, हम जो है विकास या प्रगति नहीं कर पाते। इसका मेन यही कारण है कि ये बंधन और जो परंपराएं हमारे पैर को पकड़े रहती हैं। पैर को पकड़ने का तात्पर्य है कि हमको आगे नहीं बढ़ने देती, कि हमारा मन जो है उनसे अलग नहीं हो पाता। जब हम उनके बंधनों में पड़े रहते हैं तो हम कोई नया कार्य नहीं कर पाते, और इसी कारण हम विकास की तरफ नहीं बढ़ पाते। हाँ, तो उन्होंने सिर्फ यही कहा है, प्रकृति के माध्यम से वो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक हम ये पुरानी रूढ़ियों और परंपराओं को अपने से अलग नहीं करेंगे तोड़कर, तब तक हम कुछ भी नया कार्य नहीं कर पाएंगे। तोड़ो कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि सृजन हेतु मन की ऊब और खींच को मिटाना होगा। यानी कि हम अगर नया कुछ कार्य करना चाहते हैं तो हमें ये सब हटाना होगा। ये दोनों तत्व सृजन कार्य में बाधक हैं, यानी कोई भी नया कार्य करने में ये हमेशा रुकावटें पैदा करते हैं। कवि इसे धरती के माध्यम से समझाता है कि जिस प्रकार बंजर धरती से पत्थर और चट्टानों को हटाना जरूरी है, उसी प्रकार से मन को सृजन हेतु तैयार करने के लिए उससे ऊब और खींच को हटाना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, हम अपने मन की ऊब और खींच को नहीं हटाएंगे, हम नया कार्य नहीं कर सकते हैं। तो उसको पहले हटाना ज़रूरी है। कवि कहता है कि पत्थरों और चट्टानों को तोड़ने के बाद ही हम धरती को उर्वरा बना सकते हैं। जाहिर सी बात है, खेती आपने खेत तो देखे होंगे। खेत में अगर किसी एरिया में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है तो क्या उस जगह खेती की जा सकती है? नहीं, क्योंकि वो जो उपजाऊ ज़मीन है वो तो पत्थर के नीचे दब गई, तो वहाँ पर तो खेती नहीं हो सकती ना। तो इसलिए उसको हटाना पहले ज़रूरी होता है। इसके अंदर दबे रस को पहचान सकते हैं, यानी कि उसकी उर्वरता को हम कैसे पहचानेंगे जब तक हम पत्थर को नहीं हटाएंगे। इसी प्रकार हमें मन की अरुचि और नीरसता को दूर कर उसे सृजनात्मक बनाना होगा। अब सृजन का मतलब तो आप समझ गए, किसी नई चीज़ की रचना करना।
अब हर व्यक्ति अलग अलग फील्ड का होता है, तो सबके लिए अलग अलग रचनाएं, अलग अलग कार्य होते हैं। अब वही चीज यहाँ पर दी गई कि हमारे मन में अगर किसी चीज का बोझ है, ठीक है ना, बहुत सारे बोझ होते हैं, किसी चीज की टेंशन, अब ऐसे समझो आजकल की लैंग्वेज में कि हमारे मन में अगर किसी चीज की टेंशन है, किसी चीज को लेकर बहुत ही जो है हम नहीं डिसाइड कर पा रहे कि हमें क्या करना है, तो वो उस कंडीशन में क्या हम कोई नई चीज कर सकते हैं। अब कोई अगर एक कवि है, अगर उसका मन स्थिर नहीं है तो क्या वो कोई नई कविता लिख पाएगा? का एक चित्रकार अपने रंगों द्वारा उनको भर पाएगा किसी भी चित्र को, अगर वो खुद अपने मन में सही नहीं है? तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि जब तक हम अपने मन से उस ऊब और खींच, ये ऊब और जो खींच है, इसका मतलब ये नहीं समझो कि हम अपनी रूटीन लाइफ से ऊब गए हैं या हमें बहुत उलझन हो रही है, ऐसा नहीं। इसका ये सिर्फ एक प्रतीक के तौर पर रखा गया है। इसका इनडायरेक्टली मतलब होता है कि हमारे जीवन में आने वाली परेशानियाँ, अगर हम इन परेशानियों में उलझे रहते हैं तो हम कोई नया काम नहीं कर पाते। तो वही चीज़ है कि उसको सृजनात्मक बनाने के लिए पहले उस ऊब और खींच को हटाना जरूरी है। मन में व्याप्त झुंझलाहट और कुढ़न का समूल नष्ट करके ही मूल मन में उद्धात भावों को उभारा जा सकता है, तभी सृजनात्मक शक्ति प्रस्फुटित होती है। तो तब आपको समझ में आया कि क्या होता है कि जब हम अपनी झुंझलाहट और कुढ़न को समाप्त करते हैं, तब ही हम क्या करते हैं, कुछ नया चीज करने की सोच पाते हैं। प्रश्न संख्या 22 है। अब यहाँ पर हमारे सामने है, निम्नलिखित पंक्तियों में निहित काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य में आपका क्या होता है, भाव पक्ष और कला पक्ष, ये दोनों ही हमारे इसमें शामिल होते हैं। तो पहले पंक्ति पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले, ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई फिरकी से आई चली गई। तो अब यहाँ पर बसंत आया कविता से लिया गया है कि कवि जो है किस तरीके से सड़क के किनारे चल रहे थे और उन्हें पेड़ों से गिरे हुए पीले सूखे पत्थरों पर जब पैर पड़ा तो वो चुरमुराए, और जो है सुबह सुबह ठंडी हवा के बीच जो है जब हल्की सी गर्म हवा लगी तो उन्हें लगा कि कोई अभी अभी नहा कर आया हो, ऐसा प्रतीत हुआ। तो किस तरीके से बसंत के आगमन का उनको पता चल रहा है, परिवर्तन हो रहे हैं, ये सब चीजें। इन काव्य पंक्तियों में बसंत आगमन के अवसर पर पेड़ों में नए पत्ते आने से पूर्व पीले पत्तों का झड़कर नीचे गिर जाना और उनका पैरों के नीचे चरमराने की आवाज करने का बिंब है। अब यहाँ पर जो चरमराने की आवाज क्या है, वो हमारा श्रव्य बिंब है। पीला जो पत्ते हैं जो गिर रहे हैं, ये हमारे दृश्य बिंब को बताते हैं, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पर इसका बिंब प्रस्तुत किया गया है। बजरी पर गिरे पत्ते ज्यादा आवाज करते हैं, यह पतझड़ के अंतिम दौर का सूचक है, क्योंकि बसंत से पहले पतझड़ आता है। भाई पत्ते गिरेंगे तभी तो नए खिलेंगे ना, और खिलने का काम बसंत में होता है, तो उससे पहले पतझड़ में जो है पीले पत्ते, जो पुराने पत्ते होते हैं, वो गिर चुके होते हैं। दूसरा बिंब एक नव युवती का है जो सुबह 6 बजे गर्म पानी से नहाई कर आई है, उसके शरीर से गर्म पानी की भाप उठ रही है। ऐसी ही सुबह खिली हवा आती है और फिरकी की तरह घूमकर चली जाती है। युवती जब, अब देखिए ऐसा होगा, अब इसको देखो ठंड का समय है, अब जब हम लोग नहा के निकलते तो हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं ना, तो सिर्फ युवती का ही नहीं समझो, हम सभी गर्म पानी से जब नहाते हैं और जब बाथरूम से बाहर निकलते हैं और ठंडा मौसम है तो हमारे आसपास से लोगों को गर्माहट महसूस होती है। तो वही होता है, मौसम ठंडा है और उस बीच हल्के हल्के गर्म हवा के झोंके आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कोई नव युवती जो है सुबह गर्म पानी से नहाकर आई है। ये कवि ने बहुत अच्छा एक दृश्य बिंब को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। बड़े बड़े में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बड़े बड़े शब्द जो यहाँ पर लिया गया है, ये क्या है, एक ही शब्द है, 2 बार आया है और इसका अर्थ सेम है, और इसको पढ़ने से जो है वो बड़ा सुंदर लग रहा है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पियराए पत्ते में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि पापा वर्ण की आवृत्ति है। फिरकी से में उपमा अलंकार है। फिरकी सी, अब सा सी से सम सरिष्ठ शब्द जो है जहाँ लगते हैं वो हमारे उपमा अलंकार होते हैं। भाषा में तद्भव और देशज शब्दों का प्रयोग कर वातावरण को सजीव बनाया गया है।
प्रश्न संख्या 23 है, यहाँ पे भी पंक्तियां दी गई हैं और इनका भी हमें क्या करना है, वो काव्य सौंदर्य लिखना है। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी से आई चली गई, ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि बसंत आया। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि किस तरीके से सुबह 6 बजे गर्म हवा का जब उन्हें झोंका लगा तो उन्होंने बताया, और इस तरीके से चलते हुए उनको फुटपाथ पर बसंत के आगमन का पता चला। इन काव्य पंक्तियों में बसंत आगमन के अवसर पर पेड़ों से नए पत्तों में आने से पूर्व पीले पत्तों का झड़कर गिर जाना और उनका पैरों के नीचे चरमराने की आवाज करने का बिंब है। बजरी पर गिरे पत्ते ज्यादा आवाज करते हैं, ये पतझड़ के अंतिम दौर के सूचक है। दूसरा बिंब एक नवयुवती का है जो सुबह 6 बजे गर्म पानी से नहाई है, शरीर में गर्म पानी की भाप उठ रही है, ऐसे ही सुबह खिली हवा आती है और फिरकी की तरह घूमकर चली जाती है। अब इसमें देखिए सेम वही भाई वो तो है ही है ना, खाली 2 ही लाइन तो न्यू ऐड हुई जो भी हमने लिखा था उसमें, ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि बसंत आया। तो अब यहाँ पर जो है चलते चलते में आप पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देख रहे हो, ठीक है। फिर फिरकी से में उपमा अलंकार है, भाषा तद्भव देश, तो मतलब आप अगर शिल्प में देखोगे तो अलंकार और रसों को छोड़कर लगभग सारी कविता का एक ही भाव रहता है, चाहे भाषा हो, तत्सम शब्द हो, देशज हो, शैली हो, सब लगभग एक सा ही रहता है। प्रश्न संख्या 24 है। अब यहाँ पर देखिए क्या तरवर, अब वही पंक्तियां हैं, इनका हमें काव्य सौंदर्य बताना है। क्या है, ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते, कोई 6 बजे सुबह गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुआ आई, फिरकी से आई चली गई। अब इनका भाव सौंदर्य, इन काव्य पंक्तियों में कवि ने बसंत ऋतु के आगमन के प्रभाव को दर्शाया है। इस ऋतु में ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पीले पीले पत्ते नीचे गिर जाते हैं, यह स्थिति पतझड़ की अंतिम अवस्था की सूचक है। अगली 2 पंक्तियों में एक ऐसी नवयुवती का बिंब है जो सुबह सुबह 6 बजे गर्म पानी से नहाई है, उसके शरीर से गर्म पानी की भाप उठ रही है, इसी प्रकार बसंत की खुली हवा में आती है और फिरकी की तरह घूमकर चली जाती है। अब यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े में देखिए, आप अगर यहाँ पर देखोगे तो चीजें वही सेम ही हैं। बड़े बड़े में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पर्याय पत्ते में अनुप्रास अलंकार, फिरकी सी में उपमा अलंकार। हवा का मानवीकरण किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। अब हवा को क्या बताया गया, नवयुवती बताया गया है, तो ये एक प्राकृतिक है जिसे हम जो है मानव से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए ये मानवीकरण अलंकार है। भाषा में चित्रात्मकता है, इस भाषा के माध्यम से हमारे सामने एक चित्र प्रस्तुत हो रहा है, इसलिए ये चित्रात्मकता का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 25 है। यहाँ पर देखिए भी कुछ पंक्तियां दी गई हैं। फिर दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बौर आवेंगे, रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के वे नंदनवन होवेंगे यशस्वी। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जब हमने पढ़ा था, अभी तो हमने जाना है कि किस तरीके से आता है, लेकिन हमने जब पढ़ा था तो क्या जाना था कि बसंत के आगमन पर ढाक के जंगल दहकते हैं, आम के पेड़ों पर बौर आ जाती हैं, चारों तरफ रंग रस गंध जो है वो फैल जाती है, क्योंकि बसंत ऋतु में क्या होता है, सभी फलों में रस आ जाता है, हर तरफ रंग फैला होता है, क्योंकि रंग बिरंगा मौसम, मतलब आप फूल वगैरह को देखेंगे और जो है उनके फूलों की महक चारों तरफ वातावरण में फैली होती है। लदे फंदे दूर के विदेश के वे नंदनवन होंगे, यानी कि दूर दूर के जितने भी वन हैं इस मौसम में सभी यशस्वी होते हैं। यशस्वी होने का तात्पर्य है फलते और फूलते हैं। भाव सौंदर्य देखिए, इस काव्यांश में कवि ने बसंत ऋतु के प्रभाव का अंकन किया है। इस ऋतु में पलाश के वन दहक उठते हैं। पलाश का फूल आप लोगों ने देखा होगा, जो है वो इस ऋतु में बहुत फलता फूलता है, अर्थात वसंत के आगमन के साथ ही वन में पलाश के लाल लाल फूलों की चमक दमक से आग दहकने का भ्रम होता है, क्योंकि वो उसके फूल जो है वो बहुत सुर्ख लाल होते हैं, जैसे लगता है कि जंगल में आग लग गई है, इसलिए उन्होंने दहकने की बात करी है। इस ऋतु में आम के पेड़ आम मंजरियों से लद जाते हैं। आम के पेड़ों पर बौर आने का कार्य भी इन्हीं मौसम में होता है।
दूर दूर तक उनकी गंध महक आती है, वे वृक्ष रंग रस गंध के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध हो जाएंगे। नंदन वन यश के भागी हो जाएंगे। यश मतलब अब फलना फूलना है, जितने भी वन हैं उन सभी के पेड़ों जो हैं वो बहुत ही ज्यादा फलेंगे और फूलेंगे। अब इनका शिल्प सौंदर्य देखिए। दहर दहर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, दहर दहर दहकेंगे में अनुप्रास अलंकार है। बिंब विधान हुआ है, बिंब अर्थात यहाँ पर आपको दृश्य दिखाए गए हैं तरह तरह के, तो सभी दृश्य बिंब हैं। शब्द चयन सटीक है, सामासिक शब्दावली का प्रयोग है, बहुत सारे समासों का इस्तेमाल किया गया है। भाषा में चित्रात्मकता है, जो भी शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उनसे हमारे सामने एक चित्र उपस्थित हो रहा है। तो इस तरीके से इस पाठ के हमने सब प्रश्न किए। आई होप आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर सारी चीज़ें समझी होंगी। कविताएं दोनों ही बड़ी आसान थी, ऐसा नहीं था कि इनमें, और लगभग आप देखेंगे घुमा फिराकर एक ही चीज़ों को लगभग बार बार पूछा जाता है। तो मेन यही है कि कविता पढ़ लीजिए, आप काव्य में हर एक चीज़ से आंसर्स बहुत अच्छे से दे सकते हो। दोनों कविताओं के हमने यहाँ क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको जहाँ 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है, वहीं हम कोशिश करते हैं कि आपको जितना भी कंटेंट दिया जाए, यानी कि पढ़ने के लिए जो भी मटेरियल आप हमारी स्लाइड्स पर देखते हैं वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी का रहता है, कि आपको पढ़ने में या समझने में कोई दिक्कत नहीं आए, आपकी भाषा में जो है वो बढ़ोतरी हो, आप शब्दकोशों नए नए शब्दों से वो आप जानकारी एकत्र कर सकें। तो मेन हमारा मोटिव यही है कि आपकी पढ़ाई बेसिकली अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए हम आपको निःशुल्क शिक्षा देते हैं। तो ये निःशुल्क शिक्षा के जितने भी वीडियो हैं आपको 3 जगह उपलब्ध हो सकते हैं, यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे, और हमारे ऐप पे जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो तीनों में आप किसी भी जगह जाएंगे, सभी जगह आपको जो है फ्री वीडियो ही देखने को मिलेंगे। अब अगर आप हमारी वेबसाइट और ऐप पे आते हैं तो आपके लिए पढ़ाई बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो बहुत सारी हमको परेशानियां होती हैं, जैसे कि हम किस साइट पे जाएं, कौन सा टॉपिक डालें कि हमको ये आंसर मिल जाए, हमको बहुत परेशानी होती है। लेकिन अगर आप इन दोनों जगह पे यानी कि वेबसाइट पर ऐप पे आएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके लिए यहाँ पर हर एक चीज़ बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज की गई है। जैसे जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो हमारे सामने हमारा मीडियम आता है, यानी कि आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है, और या तो आप कोई भी बोर्ड पे हैं, आपको बस अपना मीडियम सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करते हो आपके सामने सारी क्लासेस हैं, अपनी क्लास सेलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, बुक सेलेक्ट कीजिए। बुक सेलेक्ट करते ही जैसे आप बुक सेलेक्ट करोगे तो उस बुक के जितने भी चैप्टर हैं आपके सामने होंगे, ठीक है। जैसे हम बुक खोलते हैं, बुक के होते हैं ना, उसी तरह सब सामने। अब आता है कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो आप उस चैप्टर पे क्लिक कर दो। जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया तो उसके सारे पैटर्न हमारे सामने हैं। जिस तरीके से उस चैप्टर को आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे या आपको समझाने के लिए आवश्यक है, वो सारे पैटर्न हम फॉलो करते हैं। जैसे सबसे पहले हम चैप्टर को समझते हैं, तो कभी कभी एक ही वीडियो में एक ही टॉपिक पे हम पूरा चैप्टर समझ जाते हैं, कभी हमें कई टॉपिक्स अलग अलग वीडियोज़ में लेने पड़ते हैं। तो इस तरीके से आपके सामने कई या एक वीडियो जो है आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन का रहता है, जिसमें आपको पूरी तरीके से चैप्टर समझाया जाता है। फिर उसके बाद आते हैं चैप्टर के बाद के क्वेश्चन आंसर्स, तो वो हमारा रह जाता है एनसीईआरटी सॉल्यूशन के रूप में। फिर क्योंकि उसमें क्वेश्चंस दिए हैं और हम आपको विद सॉल्यूशन जो है आपको सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करा देते हैं। फिर उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वो दोनों पैटर्न हम आपको कराते हैं। यानी कि हमारा नेक्स्ट जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हम रिवीजन कराते हैं, पूरा जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करना ज़रूरी है। तो एक वीडियो में जो हमने अलग अलग टॉपिक में चैप्टर को समझा था, एक वीडियो में हम पूरा पढ़ लेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, रिवीजन हो गया। अब आ जाती है एग्ज़ाम्स की बारी, तो उस दौरान भी हम आपका साथ नहीं छोड़ते। उस दौरान हम आपको मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर कराते हैं और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, रिवीजन हैं, बहुत सारे शॉर्ट्स देते हैं आपके रिवीजन के लिए। तो बहुत कुछ हम आपको एग्ज़ाम्स के टाइम प्रिपरेशन करा देते हैं और आपका एग्ज़ाम्स की तैयारी भी हो जाती है सारी। तो यहाँ पर हमने आपको अभी जितना भी बताया ये सभी कुछ आपके लिए 100% फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना। आप किसी भी क्लास में हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, कितने ही वीडियो देख सकते हैं, कितनी बार देख सकते हैं, आप इन तीनों जगहों में कहीं पे भी जाकर देख सकते हैं। आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, निश्चिंत होकर पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, ध्यान लगा कर पढ़िए। तो अभी हमारी अंतरा बुक के और भी चैप्टर बाकी हैं,
अभी तो सिर्फ हमने आधुनिक कवि निपटाए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्राचीन कवि शुरू करेंगे, ठीक है। तो प्राचीन कवि में हमारे सबसे पहले तुलसीदास जी हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।